क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम हाईली रैंक्ड यूएस ऑफिशियल्स की विटनेस सुनेंगे और वो प्रूफ भी देखेंगे जो यूएस गवर्नमेंट ने खुद अपने पब्लिक के लिए रिलीज किया है एलियन और यूएफओस के बारे में। और वीडियो के सेकेंड हाफ में मैं आपको मैथमेटिकल इक्वेशन से समझाऊंगा, वो भी काफी सिंपल लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, एलियन का मतलब होता है कोई भी बायोलॉजिकल क्रिएचर जिसका जन्म अर्थ के बाहर हुआ हो। अब ये काफी जनरल कैटेगरी है। इस वीडियो में हम इंटेलिजेंट लाइफ की बात करेंगे क्योंकि जो माइक्रोब्स और छोटे बैक्टीरियाज हैं उनका प्रूफ तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है और ये मैंने मार्स वीडियो में कवर भी किया है। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटेलिजेंट लाइफ जो एक एडवांस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं और हमारी तरह या इवन हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। वैसे यूएफओस और एलियंस को तो लाखों लोगों ने विटनेस किया है, लेकिन हम शुरू करते हैं यूएस के फॉर्मर CIA एजेंट और एयरफोर्स पर्सनल से, जिसका नाम है डेविड ग्रश। और ये जुलाई 2023 को यूएस के कांग्रेस में ओथ के अंदर ये टेस्टिफाई करते हैं और यूएस अपने पार्लियामेंट को कांग्रेस बुलाता है। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. दुनिया के किसी भी कोर्ट में अगर ओथ के अंदर आप विटनेस बन जाते हो तो उस आई विटनेस को एज अ सॉलिड एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है। और जैसे कि डेविड ग्रश ने कहा, एक यूएफओ के क्रैश साइट पे इनको कुछ ऐसे बायोलॉजिकल क्रिएचर्स मिले हैं जो कि इंसान नहीं थे। ऑब्वियसली हमारे अर्थ पे इंसान के अलावा कोई और बायोलॉजिकल जानवर ये केपेबल नहीं है कि वो यूएफओस को यूज करे, तो ऑब्वियसली ये एलियन की बात कर रहे हैं जो कि स्पेस से हमें विजिट करने आए थे। और अपने इस क्लेम को सपोर्ट करते हुए डेविड कुछ ऐसे फुटेज भी प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। तो यूनाइटेड स्टेट्स का एयरक्राफ्ट जिसका नाम है USS निमिट्स एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे मैक्सिको के नॉर्थ वेस्ट ओशन के पास, जहाँ से उनको रेडार में कुछ अजीब से सिग्नल दिखने लग जाता है और ये सिग्नल किसी एयरप्लेन का नहीं लग रहा था। और इन सिग्नल्स में ये पता चलता है कि एटलीस्ट 5 से 10 के बीच में ऑब्जेक्ट्स यूएस के एक आइलैंड के पास प्रेजेंट है। और जो ऑफिसर इन सिग्नल को पिक करते हैं उनको पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस था यूएस नेवी में। शुरू में तो उनको ये लगता है कि ये फॉल्स सिग्नल्स हो सकते हैं, तो रेडार को स्विच ऑफ करके दोबारा से कैलिब्रेट करते हैं। और जब रेडार दोबारा से ऑन होता है तो दोबारा उसी लोकेशन से वो सिग्नल्स फिर से आते हैं 5 से 10 के बीच में ऑब्जेक्ट्स उसी लोकेशन पे आइलैंड के पास। इनको सबसे अजीब ये लगता है कि ये ऑब्जेक्ट्स बर्ड्स के कंपेयर में काफी फास्ट हैं और एयरक्राफ्ट के कंपेयर में काफी स्लो हैं। ये ऑब्जेक्ट्स 1000 फीट असेंड और डिसेंड करते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में, जो कि फिजिक्स के लॉ के हिसाब से अभी हमारे टेक्नोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर इतनी स्पीड से कोई इंसान असेंड और डिसेंड करे तो जी फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारे नसें फट सकती है, हमारा हार्ट फेल हो सकता है। ये सारा इंसिडेंट 2004 नवंबर में हुआ था। और जैसे ये शिप्स उन ऑब्जेक्ट्स के करीब जाते हैं उनको अपने बाइनोकुलर से ये दिखता है कि ये ऑब्जेक्ट काफी इरेगुलरली मूव करते हैं ऊपर नीचे और साइड में, और ऐसा मूवमेंट अभी तक इंसान ने अपने टेक्नोलॉजी से अचीव नहीं किया था। उसके अगले दिन नवंबर 11 को जब यूएस एयरफोर्स अपना रेगुलर एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा था सेम लोकेशन के पास, तो ये फाइटर जेट दोबारा से सेम वैसे ही सिग्नल पिक करता है जैसे कि एक दिन पहले यूएस नेवल शिप ने किया था। और यूएस गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट डगलस कोर्ट को ये ऑर्डर देते हैं आप नजदीक से जाके इसको इंस्पेक्शन करो। जब यूएस फाइटर जेट इस लोकेशन के पास पहुंचते हैं तो उनको वाटर में काफी डिस्टर्बेंस और वेव्स दिखते हैं। शुरू में तो इनको ये लगता है कि शायद रशिया का या चाइना का सबमरीन हो सकता है, लेकिन सबमरीन काफी क्वाइट और स्टेल्थ होता है और वो इतना वेव और नॉइस क्रिएट नहीं करता। तो लेफ्टिनेंट डिसाइड करते हैं कि हम थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज हो सकता है। लेफ्टिनेंट कर्ट को 2 और यूएस फाइटर जेट्स कंपनी देते हैं और इस मिशन को लीड करते हैं डेविड फ्रेवर। जब डेविड फ्रेवर इस लोकेशन में पहुंचते हैं तो वो भी कहते हैं कि हाँ, मैंने भी बिल्कुल पानी में डिस्टर्बेंस देखा। डेविड फ्रेवर का ये कहना है कि ये काफी लार्ज एरिया में डिस्टर्बेंस है, सबमरीन से कई गुना ज्यादा बड़ा। फ्रेवर को भी यूएस के कांग्रेस में बुलाया जाता है और विटनेस बनते हैं अंदर ओथ। लेफ्टिनेंट ये टेस्टिफाई करते हैं अनयूजुअल ऑब्जेक्ट जो टिक टैक के शेप जैसा है उनको दिखा, और जैसे ये डिसाइड करते हैं कि उनके करीब जाए वो टिक टैक थोड़ा ऊपर आके और बहुत तेजी से सीन से गायब हो जाते हैं, जो कि अगेन ऐसा ह्यूमन टेक्नोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं है। और जब लेफ्टिनेंट वापस अपने एयरक्राफ्ट में लैंड करते हैं तब ये यूएस के सबसे एडवांस फाइटर जेट को सेम लोकेशन पे दोबारा भेजते हैं जिसमें इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है, वो भी मोशन ट्रैकिंग के साथ। इस फाइटर जेट का को पायलट होता है चैड अंडरवुड, और जब चैड अंडरवुड 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सिग्नल पिक करते हैं सेम ऑब्जेक्ट का जो टिक टैक के शेप में है। और चैड का कहना है कि हमारा अटेंशन इसलिए ग्रैब किया इसने
ने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स काम नहीं कर रहा था, मतलब ग्रेविटी का कुछ असर नहीं था इस ऑब्जेक्ट पे। और ये डिसाइड करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट के करीब जाएंगे और इंफ्रारेड कैमरे से इन्होंने रिकॉर्डिंग भी किया उस ऑब्जेक्ट का। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जो है ये इंफ्रारेड कैमरे से लिया हुआ है, और जब इंफ्रारेड कैमरे को नॉर्मल कैमरे में शिफ्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ब्लरी सा दिखता है कुछ ऐसे शेप में, और क्लियरली दिखता है कि इस ऑब्जेक्ट का कोई विंग नहीं है और काफी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है। चैड अंडरवुड इस ऑब्जेक्ट को जूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ये ऑब्जेक्ट उनके कैमरे से डिसअपीयर होता है और यूएस का सबसे एडवांस फाइटर जेट का कैमरा भी इसको ट्रैक नहीं कर पाता, और उस दिन ये ऑब्जेक्ट उनके सिग्नल के रेडार से गायब हो जाता है। यूएस के नेवल फोर्स को अगले 2 दिन तक भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब सिग्नल्स दिखने लगते हैं सेम लोकेशन के पास, लेकिन अब की बार ये उन तक पहुंचने में सक्सेसफुल नहीं रहते और दोबारा इनको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते। अब ये फुटेज 2004 में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इस फुटेज को 2023 में रिलीज किया, क्योंकि लेफ्टिनेंट का ये कहना है कि जिस दिन ये फुटेज रिकॉर्ड हुआ ये काफी क्लियर था कंपेयर विद यूएस गवर्नमेंट के रिलीज करने के बाद का फुटेज। और 2004 के सेम डे पे एयरक्राफ्ट में एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है जहां 2 आदमी आते हैं और इन सारे फुटेज को अपने साथ ले जाते हैं और यूएस नेवी के सिस्टम में से सारे फुटेज डिलीट कर देते हैं। तो आखिर यूएस गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहता था कि ये बात लोगों तक पहुंचे? इसके पीछे 2 थ्योरी है। एक थ्योरी तो ये है कि यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहता कि लोग पैनिक करें और उनको ये पता चल जाए कि हमसे ज्यादा कोई खतरनाक और कोई एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, और दूसरे थ्योरी में लोग ये भी मानते हैं शायद यूएस के हाई ऑफिशियल्स को एलियंस के बारे में पता है और एलियंस यूनाइटेड स्टेट को हेल्प करता है टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, और इस चीज को यूएस सीक्रेट रहना चाहता है अपने एडवर्सरी से, जैसे कि चाइना और रशिया से। अब काफी सारे साइंटिस्ट हैं जिनको ये लगता है कि हाँ डेफिनेटली एलियंस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर लाइफ अर्थ में क्रिएट हुआ है तो अर्थ जैसे बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हमारे खुद की गैलेक्सी में है, और इन बिलियन प्लैनेट्स में से हमें प्रूफ के साथ कम से कम 3400 ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जो गोल्डीलॉक जोन में है या हैबिटेबल जोन में है अपने स्टार के, और इन प्लैनेट्स को हम एक्सो प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो अगर लाइफ की पॉसिबिलिटी 1 in million भी है तो भी हमारे यूनिवर्स में कई सारे सिविलाइजेशंस होने चाहिए जो हमारी तरह स्मार्ट हो। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी है हमारा सन रिलेटिवली काफी यंग स्टार है, मतलब हमारे सन का जन्म बाकी स्टार के कंपेयर में काफी बाद में हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमसे पहले काफी एडवांस सिविलाइजेशन रहे होंगे जो कि अब तक एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे। और इन सब में से एक फेमस एस्ट्रोनॉट जिनका नाम फ्रैंक ड्रेक है एक इक्वेशन बनाते हैं जिसका नाम ड्रेक इक्वेशन है, और ये 1961 में फर्स्ट मीटिंग करवाते हैं जिस मीटिंग का नाम सेटी रखा गया है। SETI stands for Search for Extraterrestrial Intelligence Life। Extraterrestrial का मतलब भी सेम एज एलियन ही होता है, और फ्रैंक ड्रेक इस कॉन्फ्रेंस में अपना फॉर्मूला पेश करते हैं जो कि काफी सिंपल है, लेकिन आज तक भी साइंटिस्ट इसी फॉर्मूला को लेके बिलीव करते हैं। और ये फॉर्मूला है N = R स्टार टाइम्स F सब P टाइम्स N सब E टाइम्स F सब L टाइम्स F सब I टाइम्स F सब C और टाइम्स L। अब इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। इस फॉर्मूला में N का मतलब होता है नंबर ऑफ डिटेक्टेबल इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन, मतलब कितने इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में जिसे हम डिस्कवर कर पाते हैं। और डिस्कवर का मतलब है क्या उनका टेक्नोलॉजी और हमारा टेक्नोलॉजी सेम है। जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो हम सिग्नल्स के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं या अपना वॉइस सेंड करते हैं, तो क्या वो दूसरा सिविलाइजेशन भी सेम टेक्नोलॉजी का यूज करता है या उनकी कोई अलग टेक्नोलॉजी है जो अभी तक हम समझ नहीं पाए या जिसको अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया। R स्टार का मतलब है कि रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन, और जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है तो हर साल नए स्टार्स बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पे R स्टार का मतलब ये है कि ऐसा सन जिसका मास ऑलमोस्ट हमारे सन के बराबर हो। अब हमारा सन काफी एवरेज स्टार है, मतलब ना छोटा है ना काफी बड़ा है, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से साइंटिस्ट R स्टार का वैल्यू 3 रखते हैं। और F सब P का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ दोज स्टार्स दैट हैव प्लैनेट्स, मतलब सिर्फ वो स्टार जिनके पास प्लैनेट्स होते हैं और उनके प्लैनेट्स उनको ऑर्बिट करते हैं। N सब E का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लैनेट्स दैट आर केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, मतलब वो प्लैनेट्स जो हैबिटेबल जोन में है और केपेबल है कि एक लाइफ को सपोर्ट कर पाए। जैसे हमारा अर्थ हमारे सन के गोल्डीलॉक जोन में है और ये लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। और आज के टाइम सारे साइंटिस्ट इसी एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करने में लगे हुए हैं, और अर्थ के बाद अगर सबसे कोई बेस्ट एक्सोप्लैनेट अब तक पाया गया है तो वो केपलर 22b है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। और केपलर 22b हमारे सबसे करीबी सबसे नेबरिंग स्टार के ऑर्बिट करता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हमें कम से कम 3400 ऐसे
एक्सोप्लैनेट्स हमारे खुद की मिल्की वे में मिला है, तो हमें एक वैल्यू यहाँ पे भी मिलता है 3400। F सब L का मतलब होता है कि वो प्लैनेट्स जहाँ पे लाइफ इवॉल्व कर चुके हैं या जहाँ पे लाइफ क्रिएट हो चुका है। अब अभी तक फॉर श्योर हमें ऐसा प्लैनेट नहीं मिला अर्थ के अलावा जहाँ हमें एक्टिव सिविलाइजेशन दिख जाए, तो इसका वैल्यू अभी तक के लिए अननोन रहेगा। और F सब I का मतलब होता है कि वो लाइफ जिन्होंने इंटेलिजेंस डेवलप किया, जैसे कि हम इंसानों ने अर्थ पे किया। बाकी प्लैनेट्स में हो सकता है कि माइक्रो बैक्टीरियाज या कुछ और ऐसे जानवर हो जो काफी छोटे होंगे, लेकिन वो इंटेलिजेंट लाइफ नहीं होगा और वो एक सिविलाइजेशन बना नहीं सकते। और F सब C का मतलब है वो इंटेलिजेंट लाइफ जिन्होंने कम्युनिकेशन करने के तरीके डेवलप कर दिए हैं, जैसे कि हमने यहाँ अर्थ पे किया हुआ है। और स्पेशली वो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होना चाहिए जिसको हम डिटेक्ट कर सके और कम्युनिकेट कर पाए। और लास्ट में जो L है वो लॉन्जेविटी ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कितने टाइम से वो लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमसे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर वो हमसे कई लाइट ईयर्स दूरी पे हैं तो उनसे आए हुए सिग्नल्स हम तक पहुंचते पहुंचते शायद वो लोग एक्सटिंक्ट भी हो चुके होंगे। ड्रेक इक्वेशन का फॉर्मूला काफी बेस्ट है लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए, या एटलीस्ट चांसेस कितने सारे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक उतने एडवांस नहीं हो चुके कि हमारे मिल्की वे की सारे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ पाए और उस फॉर्मूला में एक प्रॉपर नंबर डाले ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली कितने सारे सिविलाइजेशंस की पॉसिबिलिटीज है। और ये सिर्फ हमारे मिल्की वे की बात हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली हम मिल्की वे को डिस्कवर नहीं कर सकते अच्छे से, मिल्की वे को ही समझ नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा है हमारा गैलेक्सी। पूरी यूनिवर्स को तो हम क्या ही समझेंगे। तो इन शॉर्ट दोस्तों, एडवांस सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है हमारे यूनिवर्स में, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उनको रीच नहीं कर सकते। बस यही होप कर सकते हैं अगर उनकी सिविलाइजेशन काफी एडवांस है तो वो हमें ऐसी विजिट करते रहे जब तक कि एक दिन सच्चाई सामने आए। और वैसे यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम साइज में कितने छोटे हैं, मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर चेक कर सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।